18 हथियारों से किए जाने वाले हमले अंत के करीब आते ही और भी मजबूत हो जाते हैं। पहला वार एक सामान्य ड्यूक के स्तर का होता है जो पूरी ताकत से वार करता है। मुझे लगता है कि एक सामान्य ड्यूक भी अपनी ताकत से भाले को तोड़ सकता है, तो फिर उसकी फिटनेस इतनी भी खराब नहीं है। कंट्रोल रूम में मौजूद महिला ने सोचा कि जब उसने वीर को बुरा नहीं बताया तो वह बहुत उदार हो रही थी। एक्सट्रीम किंग के लोगों के लिए फिटनेस का वह स्तर आम था, यहां तक कि अनुष्का जो अभी अभी ड्यूक बनी थी शायद अपने एक्सट्रीम किंग पंच से वही काम कर सकती थी। वीर का हमला उस महिला के लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। उस महिला को होशियार और बहादुर पुरुष पसंद थे, उसे लापरवाह पुरुष पसंद नहीं थे जो सिर्फ बाहुबल से लड़ते हों। महिला का मानना था कि शक्ति को कई अलग अलग तरीकों से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि और भावनाएं कमजोर हैं तो उसके लिए कभी भी मजबूत बनना मुश्किल होगा। वीर के घूंसे से एक भाला टूट गया और उसके तुरंत बाद एक और हथियार उसकी ओर उड़ रहा था। हमलों ने उसे सांस लेने का एक सेकंड भी नहीं दिया। इस बार उसका हमलावर एक नाइफ था और जब नाइफ वीर की ओर बढ़ा तो उसने एक बाघ का रूप ले लिया जो पूरी दुनिया को निगलने के लिए तैयार था। वीर की ओर आते हुए वह दहाड़ने लगा। फैंग! वीर ने एक मुक्का मारा जिससे नाइफ का बाघ जैसा वार टूट गया। शक्तियों के उस जोरदार टकराव ने वीर की शक्तिशाली मुट्ठी पर एक घाव भी नहीं छोड़ा। यह अभी भी सफेद जेड की तरह चमक रहा था। 18 हथियारों ने एक के बाद एक वीर पर हमला किया। हर हथियार की अपनी खास ताकत थी। भाला सटीक था जबकि नाइफ मजबूत था। इसके बाद एक तलवार आई जो बहुत ज्यादा दर्द दे सकती थी। हर हथियार से हर वार बहुत ही कुशलता और दक्षता से किया गया था। आम तौर पर राजकुमार और राजकुमारियां खुद लड़ने का विकल्प चुन सकते थे या अपने रक्षकों को अपनी ओर से लड़ने दे सकते थे। आने वाले हथियार के तत्व के आधार पर वे प्रत्येक व्यक्तिगत खतरे से निपटने के लिए सबसे अच्छे योद्धा का चयन कर सकते थे, लेकिन वीर को दक्षता की परवाह नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके लिए तलवार, भाला या लाठी आ रही है। उसने अपनी मुट्ठी के एक झटके से सभी को नष्ट कर दिया। इस बिंदु तक उसके हाथों से 8 हथियार नष्ट हो चुके थे और पूरे समय वीर के पैर उसी जगह पर मजबूती से जमे रहे जहां से उसने शुरुआत की थी। उसकी फिटनेस खराब नहीं है। अगर वह 18 वार सहने के लिए अपने शरीर की शक्ति का उपयोग करने की योजना बनाता है तो यह बहुत ही भोली भाली बात होगी। अगर लोन बैम्बू यहाँ होता तो भी वह ऐसा करतब नहीं कर पाता। महिला हैरान दिखी। ऐसे कई लोग थे जो 8 हथियार तोड़ सकते थे, लेकिन वीर ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी ड्यूक इतना शांत नहीं रह सकता। अब तक के 8 मुक्कों ने वीर को आसानी से शीर्ष ड्यूकों में से एक के रूप में मान्यता दिला दी। यह सोचना भयावह था कि एक ड्यूक जिसने अपना सूक्ष्म शरीर जागृत नहीं किया था इस स्तर तक पहुंच सकता है। अनुष्का वीर के पीछे खड़ी थी और वह थोड़ी उलझन में दिख रही थी। उसे समझ में आ गया था कि 18 हथियार अंत में बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। उसे भरोसा नहीं था कि वह 9 हमलों का दूसरा सेट पूरा कर पाएगी। वह चाहती थी कि वीर आखिरी 9 हमले करे, जबकि उसने पहले 9 हमले किए, लेकिन वीर ने तुरंत ही लड़ाई शुरू कर दी थी। उसे चिंता थी कि वीर के पास अंत तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं होगी। आखिरकार वीर सिर्फ एक मूल शरीर ड्यूक था। वह एक सूक्ष्म शरीर ड्यूक की तरह नहीं था जो किसी ग्रह की शक्तियों का उपयोग कर सकता था। वह एक सेलेस्टियल बॉडी ड्यूक की तरह भी नहीं था जो खुद को ठीक करने के लिए यूनिवर्स की शक्ति का उपयोग कर सकता था। वीर ने स्पष्ट रूप से सभी 18 हिट को अवशोषित करने की योजना बनाई थी। अनुष्का को नहीं लगता था कि वह ऐसा कुछ कर सकती है। अगर उसके पास वह सब होता जो उसे करना चाहिए तो वह वीर से मदद नहीं मांगती। जाहिर है अनुष्का की चिंताएं निराधार थीं। 18 हथियार लगातार हमला करते रहे, लेकिन वीर अभी भी पहाड़ की तरह स्थिर था। एक वार, एक हथियार। उसने हर हमले को नाकाम कर दिया। हथियारों के हमलों की शक्ति या चालाकी के बावजूद वे वीर के शक्तिशाली घूंसे से बच नहीं सके। वीर ने 1 दर्जन हथियार नष्ट कर दिए थे और वह अभी भी ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ भी असामान्य नहीं हुआ था। अनुष्का उसे आश्चर्य से देख रही थी,
जबकि नियंत्रण कक्ष में मौजूद महिला बहुत अजीब लग रही थी। बूम! वीर ने आखिरी हथियार चलाया और कंट्रोल रूम में मौजूद महिला स्तब्ध रह गई। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लोन बैम्बू के समान ही माना जाता है। वह वास्तव में सिर्फ शरीर की शक्ति पर निर्भर करता है। वह काफी चरित्रवान है, लेकिन ऐसे लोग आसानी से खुद को उच्च स्तर के दुश्मनों से दबा हुआ पा सकते हैं। आखिरकार वह काफी लापरवाह है। महिला ने फिर कुछ सोचा। वह हंसी और खुद से बात करना शुरू कर दिया। यह अच्छा है। ऐसी सरल शक्ति वाले व्यक्ति को नियंत्रित करना आसान होगा। वह ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर पाएगा। आखिरकार वह एक अच्छा रॉयल गार्ड होगा। अनुष्का ने बढ़िया चुनाव किया। उसके बाद वह महिला खड़ी हुई और कंट्रोल रूम से बाहर चली गई। अब जबकि अनुष्का और वीर सोल्जर्स और किंग्स की कब्र में प्रवेश कर चुके थे, कैमरा उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। उसके इधर उधर घूमने का कोई मतलब नहीं था। जब अंतरिक्ष स्टेशन के कप्तान ने महिला को जाते हुए देखा तो उसने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। वह बहुत डरावना था। यह सौभाग्य की बात है कि मिस मिरर नाराज नहीं हुई। बाई किंग की छोटी बहन होने के कारण वह महिला बहुत मशहूर थी। पिछले किंग ने उसका विवाह एक्सट्रीम किंग के एक डिफाइड एलीट से करवाया था, लेकिन कुछ ही समय बाद युद्ध में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तब से उसने कभी दोबारा शादी करने की कोशिश नहीं की। एक्सट्रीम किंग के बीच मिस मिरर के बारे में केवल दबी आवाज में ही बात की जाती थी। लोग उसकी व्यक्तिगत शक्ति से नहीं डरते थे। वे उससे इसलिए डरते थे क्योंकि वह किंग बाई के गुप्त संगठन स्प्रिंग रेन की प्रभारी थी। वह किंग बाई की सबसे भरोसेमंद विश्वास पात्र थी। मिस मिरर ने अपने संगठन का नाम स्प्रिंग रेन रखा, लेकिन कोई भी वास्तव में यह नहीं जान पाया कि ऐसा क्यों किया गया। वीर ने 18 हथियार तोड़ दिए और कब्र के बीस्ट फिर से मृत वस्तुओं की तरह दिखने लगे। वह और अनुष्का अब चौक पार कर कब्र में प्रवेश कर सकते थे। अनुष्का ने वीर को अजीब तरह से देखा। वह सिर्फ एक ड्यूक था और फिर भी वह अकेले ही सभी 18 हथियारों के हमलों को हरा पाने में कामयाब रहा। एक्सट्रीम किंग में बहुत से लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वीर ने इसे आसानी से कर दिखाया। वह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति था जितना उसने शुरू में सोचा था। हम हथियार कैसे ले जाएंगे? वीर ने कब्रों और कब्र के पत्थरों को देखते हुए पूछा। हालांकि उसे सैनोजेनिक खजाने की कोई परवाह नहीं थी, फिर भी वह किसी भी मुफ्त चीज को नहीं छोड़ना चाहता था। अनुष्का ने पीछे मुड़कर देखा, फिर उनके आसपास की कब्रों पर नजर डाली। उसने कहा, जिन कब्रों पर मुकुट का चिन्ह बना हुआ है, वे शाही परिवार के किसी सदस्य की कब्रें हैं। आप उनमें दबे हथियार नहीं ले जा सकते। हालांकि किसी भी अन्य कब्र के हथियार ले जा सकते हैं। बस कब्र को धक्का देकर खोलें और हथियार अंदर ले जाए। क्या यह वास्तव में इतना आसान है? वीर ने अविश्वास से पूछा। अनुष्का ने अपना सिर हिलाया। यह इतना आसान नहीं है। तुम सही हो। हम नहीं जानते कि कौन किस कब्र में दफन है। इस वजह से हम नहीं जानते कि किस कब्र में अच्छे हथियार हैं। एक बार जब आप कब्र को खोल देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर का हथियार अच्छा है या बुरा, आपको इसे लेना ही होगा। कोई अदला-बदली भी नहीं। आपके पास केवल एक ही मौका है। यह अफसोस की बात है कि मेरे पास मिस्टर वाइट जैसा कोई नहीं है। वह निश्चित रूप से गणना कर सकता है कि किस कब्र में कौन सा डिफाइड वेपन है। उस स्थिति में मैं अपनी पसंद को बेवकूफ किस्मत से ज्यादा किसी और चीज पर आधारित कर सकता हूँ। कुछ देर रुकने के बाद अनुष्का ने फिर बोलना शुरू किया। सौभाग्य से हम यहाँ मुख्य रूप से किंग के बगीचे में प्रवेश पाने के लिए आए हैं। मुझे उच्च श्रेणी का खजाना मिलने पर बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर मुझे वह नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं। चूंकि हम यहाँ हैं, मैं किसी भी कीमत पर एक कब्र जरूर लूंगा। वीर हंसा और उसने कब्रों की ओर देखा। वीर किस्मत के मुरीद नहीं था। उसका बतरा फैमिली की तकनीक परफेक्ट नहीं थी और मिस्टर वाइट के स्तर का भी नहीं था, इसलिए उन्होंने कब्रों की जांच करने के लिए अपने प्रोफेसर मंत्रा ऑरा और पर्पल आई बटरफ्लाई का इस्तेमाल किया। हर कब्र पर एक खास तरह का जादू किया गया था। ऊर्जा के पर्दे के कारण यह देखना असंभव था कि अंदर किस तरह का खजाना छिपा हो सकता है, लेकिन पर्पल आई बटरफ्लाई के नजरिए से वीर को कब्र के निर्माण की प्रक्रिया का एक बार फिर से पता चल गया। इससे उसे अंदर क्या था यह देखने का मौका मिला।
अनुष्का के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए वह किस्मत की चंचलता पर विचार करके समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह सबसे नजदीकी ताज वाली कब्र के पास चली गई और स्पष्ट रूप से उसे खोलने का इरादा रखती थी। रुको, वीर ने अनुष्का को कब्र खोलने से रोका। जिस कब्र के पास अनुष्का खड़ी थी उसमें एक अच्छा हथियार था, लेकिन उसका स्तर अभी भी बहुत कम था। यह उनके उद्देश्यों के लिए बेकार होगा। क्या? अनुष्का ने वीर को कुछ उलझन से देखा। वह कब्र का पत्थर तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमें और भी देखना चाहिए। वीर मुस्कुराया। अब चूंकि रिसोर्सेज प्राप्त करने की उसकी क्षमता कुछ हद तक अनुष्का की ताकत पर निर्भर थी, इसलिए वीर को उसके विकास के बारे में कुछ चिंता नहीं करनी थी। अनुष्का जितनी मजबूत होती, उतने ही अधिक रिसोर्सेज वह खुद इस्तेमाल कर सकता था। वीर उसकी यथासंभव मदद करना चाहता था, क्योंकि आखिरकार वह खुद की मदद कर रहा था। अगर वह मजबूत होती तो उसे भी फायदा होता। अनुष्का ने वीर को कुछ देर तक देखा, फिर उसने पूछा, तो फिर कौन सा कब्र का पत्थर मेरे लिए ठीक रहेगा? चलो थोड़ा इधर उधर देखते हैं, वीर ने आगे बढ़ते हुए कहा। सोल्जर्स और किंग्स की कब्र एक बहुत बड़ा ग्रह था। वहां बहुत सारे सैनोजेनिक खजाने दफन थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर बेकार थे। यद्यपि मुकुट प्रतीक वाले हथियार आमतौर पर बेहतर होते थे, फिर भी उनकी शक्ति उनके स्तर पर निर्भर थी और ये हथियार निम्न स्तर के थे। वीर का लक्ष्य एक डिफाइंड वेपन था। अगर उन्हें ऐसा कोई हथियार नहीं मिलता तो वह एक कमतर हथियार जैसे कि किंग क्लास वेपन से संतुष्ट हो जाता। अनुष्का वीर के पीछे पीछे चली गई। वीर ने सभी कब्रों को देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह क्या देख रहा है। अगर वीर कब्रों की सामग्री के बारे में कुछ पता लगा सकता था, तो उसे नहीं पता था कि कैसे। तुम्हें किस तरह का हथियार चाहिए? वीर ने चारों ओर देखते हुए पूछा। क्या मैं चुन सकता हूं? अनुष्का ने वीर को अजीब नजरों से देखा। एक इच्छा करो, अगर वह सच हो गई तो क्या होगा? तुम्हें हमेशा एक सपना देखना चाहिए, वीर मुस्कुराया। अनुष्का ने वीर को कुछ देर तक देखा और कहा, यदि संभव हो तो मुझे एक तलवार चाहिए। अनुष्का ने अनुमान लगाया कि वीर उससे यह सवाल तभी पूछेगा जब उसके पास यह पता लगाने का कोई गुप्त तरीका होगा कि प्रत्येक कब्र के अंदर कौन सा हथियार है। हालांकि उसे यह बात अविश्वसनीय लगी। रॉयल्स को हमेशा द ग्रेव ऑफ सोल्जर्स एंड किंग्स में वे हथियार पाने में परेशानी होती थी जो वे चाहते थे, क्योंकि हर कब्र पर पर्दा चढ़ा हुआ था। जादूटोना हथियार चाहने वालों को कब्रों में देखने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने से रोकता था। कब्र के अंदर केवल दो शक्तियों का उपयोग किया जा सकता था, भाग्य और इंटेंस कैलकुलेशंस। किस्मत आम लोगों और रईसों दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम अनुष्का तो यही मानती थी। यहाँ तक कि हथियारों को खोजने के लिए जरूरी गणित भी किस्मत का पैमाना था। इसलिए हथियार चुनना किस्मत की परीक्षा थी, भले ही आपने मिस्टर वाइट की तरह उनकी स्थिति की गणना करने का प्रयास किया हो या नहीं। हालांकि किस्मत को वास्तव में मजबूर नहीं किया जा सकता था, लेकिन उच्च हाई क्लास जेनोजेनिक वेपन का चयन करना किंग बाई को वास्तव में प्रभावित करेगा। यह उनके बेटों और बेटियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वीर इधर उधर देखता रहा। जब वे एक चोटी पर पहुंचे और एक छोटी सी कब्र के पास पहुंचे तो वह रुक गया। कब्र केवल 1 मीटर ऊंची थी और पटिया टूट रही थी, लेकिन वीर अपनी पर्पल आई बटरफ्लाई के साथ निर्माण की प्रक्रिया को फिर से चलाने में सक्षम था, जिससे पता चला कि अंदर एक शक्तिशाली डिफाइड तलवार रहती थी। यह एक ऐसी तलवार होनी चाहिए जो कभी किसी डिफाइड किंग की थी। यही है। वीर ने छोटी कब्र की ओर इशारा किया। कब्र में क्या है? अनुष्का ने कोई हरकत नहीं की। उसने वीर की तरफ देखा। कौन जानता है, शायद यह कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, वीर हंसा। अनुष्का ने जब उसकी बात सुनी तो वह कुछ देर तक कब्र को देखती रही, फिर वह जाने के लिए मुड़ी। तुम इसे खोलना नहीं चाहती? वीर ने अनुष्का से आश्चर्य से पूछा। मुझे आपके निर्णय पर भरोसा है, लेकिन कृपया मेरे लिए कोई दूसरी कब्र खोजिए। अगर संभव हो तो मुझे किंग क्लास वेपन चाहिए, अनुष्का ने गंभीरता से कहा। वीर ने सिर हिलाया। वह अनुष्का का नेतृत्व करता रहा। वह अनुष्का को अलग नजर से देखने लगा। हालांकि अनुष्का एक किंग की बेटी थी,
लेकिन उसे प्यार नहीं किया गया था और उसे चांदी के चम्मच से नहीं पाला गया था। उसे कोई डिफाइड जैसी चीज पाने के बहुत कम मौके मिलते। अब जब उसके सामने कोई चीज थी तो वह उसे छोड़ने को तैयार थी। बहुत से लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सोल्जर्स और किंग्स की कब्र सभी राजकुमारों और राजकुमारियों के लिए एक परीक्षा थी। हालांकि एक अच्छा हथियार चुनने का मतलब यह नहीं था कि आप दूसरों से बेहतर हैं, फिर भी हथियार ध्यान आकर्षित करेगा। अगर अनुष्का ने कोई डिफाइड वेपन लिया तो बहुत सी निगाहें उसकी ओर मुड़ेंगी। यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे। भले ही उन्हें पता हो कि अनुष्का को यह हथियार सिर्फ किस्मत की वजह से मिला है, फिर भी वे उससे नाराज हो सकते हैं। शायद अनुष्का से लोग नफरत करने लगेंगे। अनुष्का ने डिफाइड वेपन पाने की संभावना छोड़ दी और इसके बजाय किंग क्लास वेपन से संतुष्ट होने की योजना बनाई। यह दूसरों को उससे अत्यधिक ईर्ष्या करने से रोकेगा और साथ ही यह बाई किंग को उसके बारे में एक अच्छी धारणा देने के लिए पर्याप्त होगा। उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह संभवतः उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। ऐसा लगता है कि अनुष्का बहुत महत्वाकांक्षी है, वीर ने मन ही मन सोचा। अगर कोई व्यक्ति लापरवाह होता तो वह आसानी से उस डिफाइड वेपन को ले लेता। अनुष्का के चयन से यह साबित हो गया कि वह बहुत महत्वाकांक्षी थी और यह बात उसे वास्तव में चिंतित कर रही थी। वीर तब तक चलता रहा जब तक वह एक और ताजी कब्र के पास नहीं पहुंच गया। उसने उस पर इशारा किया और कहा, इसे आजमाओ, शायद तुम्हें कुछ ऐसा मिल जाए जो तुम्हें पसंद हो। अनुष्का ने बिना किसी हिचकिचाहट के कब्र को खोला और कब्र का पत्थर टूट गया, जिससे अंदर एक आयताकार बॉक्स दिखाई दिया। अनुष्का ने बक्सा खोला। उसके अंदर एक बड़ी सुनहरी तलवार थी। वह खिलखिलाकर मुस्कुराई। यह वह तलवार है जिसका इस्तेमाल एक किंग डिफाइड बनने के लिए करता था। यह किंग क्लास गोल्ड फीनिक्स ग्रेट स्वॉर्ड है। तुम वाकई बहुत अच्छे हो, अनुष्का ने तलवार पर एक नजर डालने के बाद कहा। उसने सीधे वीर की ओर देखा, उसका जायजा लिया। अनुष्का हमेशा वीर को आदर्श मानती थी, लेकिन फिर भी वीर का प्रदर्शन उसे हमेशा आश्चर्यचकित करता था। यह सिर्फ किस्मत थी, वीर हंसा। उसने चारों ओर देखा और कहा, अब हथियार चुनने की मेरी बारी है। मैं किसी भी कब्र के पत्थर से हथियार चुन सकता हूं जिस पर मुकुट न हो, है ना? हाँ, आप कर सकते हैं। और आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लोग आपके द्वारा लिया गया हथियार जान लेंगे। रॉयल गार्ड द्वारा चुने गए हथियारों को पंजीकृत करने की जरूरत नहीं है। कोई भी इस पर ध्यान नहीं देगा। इसके अलावा शाही अवशेषों के अलावा डिफाइड वेपन मिलना लगभग असंभव है, अनुष्का ने कहा। वीर ने सिर हिलाया और फिर चलता रहा। वह हर कब्र को देखता रहा। साधारण कब्रें बेकार खजाने के बक्से मात्र थीं। ज्यादातर सामान औसत दर्जे के थे। अपने लिए एक अच्छी कब्र चुनना अनुष्का के लिए जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। वीर 2 घंटे तक पैदल चला और फिर एक खास कब्र के सामने रुका। कब्र में कुछ भी खास नहीं लगा, लेकिन वीर ने एक नजर डालने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खोल दिया। कब्र के अंदर एक छोटा सा बक्सा था। बक्सा छोटा था, लगभग 1 हाथ के आकार का। यह किसी भी शक्तिशाली हथियार को रखने के लिए बहुत छोटा लग रहा था। हालांकि वीर को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने बॉक्स खोला और उसमें रखी अंगूठी निकाल ली। अंगूठी में खूबसूरत चांदी की चमक थी और उसके ऊपर हरे रंग की रत्न जैसी आंख थी। यह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वीर ने अंगूठी को अपने हाथों में बार बार घुमाया। उसका चेहरा गहन एकाग्रता में था। उसने अंगूठी इसलिए चुनी थी क्योंकि वह उसका स्तर नहीं पहचान पा रहा था। अगर कोई चीज पर्पल आई बटरफ्लाई की दृष्टि को अवरुद्ध कर सकती है तो वह अच्छी ही होगी। इस बात की पूरी संभावना थी कि वह कोई डिफाइड आइटम भी हो। वीर को परिणामों की उतनी चिंता नहीं थी जितनी अनुष्का को थी, इसलिए उसने तुरंत यह अंगूठी चुन ली। लेकिन जब वीर ने अंगूठी के साथ खेला तो उसे एहसास हुआ कि वह उसमें मौजूद किसी भी शक्ति को सक्रिय करने में असमर्थ है। वीर ने अंगूठी में अपनी शक्ति भेजकर उसे सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह एक साधारण खिलौने की तरह था। यहाँ अंगूठी क्यों है? यह किस स्तर की है? अनुष्का अंगूठी देखकर भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाई।
सोल्जर्स और किंग्स की कब्र में सिर्फ हथियार ही होने चाहिए थे। उसने कभी किसी और चीज के मिलने के बारे में नहीं सुना था। मुझे नहीं पता, शायद मैं इसे सक्रिय नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे एलिमेंट की शक्ति सही ढंग से संरेखित नहीं है, वीर ने सोचा। फिर उसने अंगूठी अपनी उंगली पर पहनी और कहा, मैंने इसे पहले ही चुन लिया है, इसलिए पछतावे का कोई समय नहीं है। चलो चलते हैं। अनुष्का ने वीर के हाथ में अंगूठी देखी और उसने कुछ नहीं कहा। साथ में वे सोल्जर्स और किंग्स की कब्र से निकल गए और किंग्स गार्डन की ओर तेजी से चल पड़े। अनुष्का को वास्तव में अपने द्वारा चुने गए हथियार की परवाह नहीं थी। वह कब्र से निकलने की जल्दी में थी ताकि वह आखिरकार किंग्स गार्डन में प्रशिक्षण ले सके। किंग्स गार्डन किंग्स किंगडम के केंद्र में था। वीर और अनुष्का किंग्स किंगडम के केंद्र में यात्रा कर रहे थे और अचानक वीर की आंखें चमक उठीं। अंतरिक्ष के अंधेरे से एक विशालकाय सैनोजेनिक निकला और उनके ठीक सामने से उड़ गया। यह एक ग्रह जितना बड़ा था और यह प्राचीन काल के डायनासोर जैसा दिखता था, लेकिन इसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं। यह एक ज्वलंत दानव ड्रैगन है। यह एक डिफाइड सैनोजेनिक है जो किंग्स किंगडम में गश्त करता है, अनुष्का ने कहा। किंग्स किंगडम वीर की कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य था। वहां कई अजीबोगरीब चीजें थीं जो लगातार उसका ध्यान खींचती रहती थीं, इतनी ज्यादा कि उसे उन जगहों से नजर हटाना मुश्किल हो गया। जहां भी वह देखता, असंख्य जीव जंतु उसके सामने से गुजरते थे। अचानक वीर ने कुछ देखा। वह यह दृश्य देखकर अपना चेहरा नहीं संभाल सका और इसलिए उसका जबड़ा ढीला पड़ गया। यह क्या है? वीर ने आशंकित होकर पूछा। उसने वीर को पहले भी कई तरह की खतरनाक स्थितियों में देखा था, लेकिन उसने कभी ऐसा चेहरा नहीं बनाया था। वह क्या है? वीर ने उसके सामने इशारा करते हुए पूछा। वीर ने सिस्टम में एक ऐसे क्षेत्र की ओर इशारा किया जिसमें न तो दिन था और न ही रात का चक्र। वहां एक विशाल इमारत थी जो किसी तारे जैसी दिखती थी, लेकिन किसी ग्रह पर स्थित होने के बजाय पूरी इमारत अंतरिक्ष में लटकी हुई थी। यह एक प्राचीन मीनार थी। यह अंतरिक्ष में किसी अजीब मृगतृष्णा की तरह लटकी हुई थी। यह बहुत पुरानी, रहस्यमयी और ठंडी थी। ऐसा लगा जैसे यह उस दुनिया से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह अपने आसपास की किसी भी चीज से मेल नहीं खाती थी। मीनार काले पत्थरों से बनी थी और इसमें 7 मंजिलें थीं। मीनार के हर कोने से एक काली घंटी लटकी हुई थी, लेकिन घंटियां बिल्कुल भी नहीं बज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे जम गई हों। वे बिल्कुल स्थिर लटकी हुई थीं, बिल्कुल मृत जैसी दिख रही थीं। वीर को टावर की अजीब उपस्थिति ने चौंकाया नहीं था। वह इस तथ्य से अचंभित था कि टावर बिल्कुल डेस्टिनी टावर जैसा दिखता था, लेकिन यह टावर काले पत्थरों से बनाया गया था, जबकि डेस्टिनी का टावर पूरी तरह से धातु से बना था। हालांकि बाकी सब कुछ वैसा ही था। और जब वीर ने टावर के किनारे लिखा हुआ डेस्टिनी शब्द देखा तो उसका पेट सिकुड़ गया। यह शब्द जीन यूनिवर्स की आम भाषा में भी नहीं लिखा गया था। यह एलायंस की एंशिएंट लैंग्वेजेस में से एक में लिखा गया था। अनुष्का वीर की उंगली का अनुसरण करते हुए अंतरिक्ष में लटके पुराने टावर तक पहुंची। कुछ देर रुकने के बाद उसने कहा, वह हमारा होली टावर है। केवल वे लोग ही वहां अध्ययन कर सकते हैं जिन्होंने अद्भुत कार्य किए हों। होली टावर। वीर ने अनुष्का को कुछ उलझन के साथ देखा, उम्मीद करते हुए कि वह समझा सकेगी। अनुष्का ने अपना सिर हिलाया। मैं होली टावर के बारे में ज्यादा नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना पता है कि यह बहुत रहस्यमय है। जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है वह वापस आने पर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन केवल एक्सट्रीम किंग के उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है जिन्होंने अद्भुत कारनामे किए हैं। और टावर से बाहर आने वाला कोई भी व्यक्ति यह नहीं बताता कि उसने अंदर क्या देखा। मुझे नहीं पता कि वहां क्या है। कुछ देर रुकने के बाद अनुष्का ने कहा, मैंने सुना है कि वहां एक रहस्यमयी जीन आर्ट है। यह एक शक्तिशाली आर्ट है जो इसे सीखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मददगार साबित होती है। लेकिन जो लोग अंदर जाते हैं वे आमतौर पर अलग अलग जीन आर्ट सीखकर बाहर आते हैं। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि टावर में वास्तव में क्या होता है, और ये सिर्फ अफवाहें हैं। मुझे नहीं पता कि वे कितनी सच हैं। अंदर क्या है, यह सिर्फ अंदर जाने वाले ही जान पाएंगे। क्या यह कुछ ऐसा है
जो एक्सट्रीम किंग के किसी पूर्वज ने पीछे छोड़ा है। वीर ने अपने सदमे को दबाने की कोशिश करते हुए पूछा, मुझे ऐसा नहीं लगता। किंवदंतियों का कहना है कि जब किंग्स किंगडम में साइनोजेनिक स्पेस की खोज की गई थी, तब होली टॉवर पहले से ही मौजूद था। स्काई पैलेस के वाइट जेड जिंग के साथ भी ऐसा ही है। कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि वे क्यों मौजूद हैं। क्या यह डेस्टिनी टावर मेरे डेस्टिनी टावर से जुड़ा हुआ है? यहाँ के इतिहास से मैंने जो सीखा है, उसके अनुसार जब एक्सट्रीम किंग का होली टावर दिखाई दिया, तब तक वहां कोई इंसान नहीं होना चाहिए था। तो फिर टावर पर एलायंस का टेक्स्ट क्यों है? वीर इस बारे में सोचना बंद नहीं कर सका, लेकिन वह इसका पता नहीं लगा सका। वीर टावर में घुसकर उसे देखने के लिए बेताब था, लेकिन उसे टावर के करीब भी जाने की अनुमति नहीं थी। उस प्राचीन टावर को देखने से बचने के लिए उसे अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी पड़ी। खुद को विचलित करने के लिए उसने अपना ध्यान वापस किंग्स गार्डन की ओर लगाया। किंग्स गार्डन कोई ग्रह नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष में तैरता हुआ जमीन का एक टुकड़ा था। हालांकि यह किसी ग्रह से ज्यादा बड़ा और हरा भरा लग रहा था। अंतरिक्ष में द्वीप के बीच में एक विशाल पेड़ खड़ा था। पेड़ की विशाल छतरी पूरे भूभाग को छाया दे रही थी। यह इतना बड़ा था कि इसका वर्णन करना मुश्किल था। पेड़ का शरीर काला था और पत्ते पीले थे। वह बहुत सुंदर लग रहा था। जब वे किंग्स गार्डन के करीब पहुंचे, तो वीर को लगा कि वह किंग ट्री कितना डरावना था। यहाँ तक कि एक पत्ता भी पूरे फुटबॉल स्टेडियम से बड़ा था। पत्तों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही वीर करीब पहुंचा, वे चिन्ह पत्तों की नसें निकले, लेकिन प्रत्येक शिरा अद्वितीय थी और उन सभी में एक रहस्यमय, परिवर्तनशील शक्ति थी। किंग ट्री एक्सट्रीम किंग की कल्चर का स्रोत है। प्रतीकों को एक्सट्रीम किंग की भाषा में अपनाया गया था। अब एक्सट्रीम किंग की ऑफिशियल लैंग्वेज किंगीज है। हम बाहरी लोगों के साथ केवल यूनिवर्सल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, अनुष्का ने समझाया। वीर ने सिर हिलाया और फिर वह अनुष्का के साथ किंग्स गार्डन में प्रवेश कर गया। पहाड़ और नदियां सब उस किंग ट्री के नीचे थे। यह वर्णन करना कठिन है कि यह सब कितना शानदार लग रहा था। जब वे किंग्स गार्डन पर उतरे, तो वीर ने चारों ओर देखा। वह अचंभित रह गया। पहाड़ों और नदियों के पास असली ड्रैगन रहते थे। उन सभी की उपस्थिति भयावह थी, जैसे प्राचीन काल के देवता हों। वे असली ड्रैगन नहीं हैं, वे किंग ट्री की जड़ें हैं, अनुष्का ने कहा। वीर को यकीन नहीं हुआ कि परिदृश्य में उड़ते ड्रैगन वास्तव में पेड़ की जड़ें थीं। उनके सिर ड्रैगन के थे, सींग ड्रैगन के थे, दांत ड्रैगन के थे और तराजू ड्रैगन के थे। वे बहुत जीवंत लग रहे थे और वे बिल्कुल भी पौधों की तरह नहीं लग रहे थे। वीर ने उन्हें देखा, तभी पक्षियों का एक झुंड एक ड्रैगन की पीठ पर उतरा। ड्रैगन दहाड़ने लगा, जिससे उसकी दाढ़ी हिलने लगी और उसके धारदार दांतों की कतारें दिखने लगीं। ड्रैगन की दहाड़ इतनी तेज थी कि हवा हिल गई और सारे पक्षी बिखर गए। यह वास्तव में एक जीवित, सांस लेने वाला ड्रैगन था, अनुष्का ने बताया। किंग ट्री किंग्स किंगडम के अंदर एक भूभाग पर उगता है और कभी-कभी पेड़ के कुछ हिस्से किंग रूट ड्रैगन में बदल जाते हैं। किंग एयर किंग रूट्स के अंदर छिपी होती है। किंग एयर को अवशोषित करने के लिए आपको उन किंग ड्रैगन में से एक पर बैठना होगा। हर किंग ड्रैगन अलग होता है और हर एक अलग तरह की किंग एयर तक पहुंच प्रदान करता है। आप कितनी किंग एयर अवशोषित कर सकते हैं, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि कोई खास ड्रैगन पेड़ से कितनी दूर है। पेड़ के करीब ड्रैगन पर बैठने से सबसे ज्यादा किंग एयर मिलती है। आप जितने दूर होंगे, आपको उतनी ही कम किंग एयर मिलेगी। मैं समझ गया। आसपास कोई और क्यों नहीं है? वीर ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा। उसने अपने आसपास किसी भी एक्सट्रीम किंग को किंग एयर लेते हुए नहीं देखा। हम किंग्स गार्डन के किनारे पर हैं। ये किंग रूट्स के सिरे हैं, इसलिए यहाँ किंग एयर ज्यादा नहीं है। हमारी रेस के लोग आमतौर पर ज्यादा किंग एयर को सोखने के लिए पेड़ के करीब बैठते हैं। हम यहाँ पहली बार आए हैं, इसलिए चलो यहाँ एक किंग ड्रैगन ढूंढते हैं। बोलने के बाद अनुष्का एक किंग ड्रैगन की ओर चला गया। वे निकटतम किंग ड्रैगन से कुछ मील दूर थे। जैसे ही वे पास पहुंचे, किंग ड्रैगन ने उन पर दहाड़ लगाई, मानो वह उन्हें दूर रहने की चेतावनी दे रहा हो। अनुष्का और वीर ने चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए किंग ड्रैगन की ओर बढ़ना जारी रखा।
किंग ड्रैगन ने अपना विशाल शरीर हिलाया। उसने अनुष्का और वीर के दृष्टिकोण को रोकने के प्रयास में पहाड़ को हिला दिया। वीर ने देखा कि वह किंग ड्रैगन के शरीर का केवल आधा हिस्सा ही देख पा रहा था। ड्रैगन का बाकी आधा हिस्सा कहीं भूमिगत था। वह उड़ नहीं सकता था, इसलिए उसे उन्हें भगाने के लिए बस अपना शरीर हिलाना पड़ा। किंग ड्रैगन शक्तिशाली था, लेकिन वह अपनी शक्ति नहीं दिखा सकता था। उसका शरीर भी सीमित था। उसके पास वीर और अनुष्का को रोकने का कोई मौका नहीं था। वे आसानी से उसके ड्रैगन सींगों पर चढ़ गए। किंग ड्रैगन कुछ देर तक इधर-उधर छटपटाता रहा, लेकिन जब उसकी छटपटाहट वीर और अनुष्का को हिला नहीं पाई, तो वह अंततः शांत हो गया और फिर से लेट गया। वीर ड्रैगन के सिर पर बैठ गया, लेकिन उसे किंग एयर का कोई एहसास नहीं हुआ। उसने अनुष्का की तरफ देखा। अनुष्का मुस्कुरा, तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगा। वीर ने खुद को प्रतीक्षा करने के लिए समर्पित कर दिया। यहाँ किंग ड्रैगन जड़ों के किनारे पर था। वहां बहुत ज्यादा किंग एयर नहीं थी, लेकिन किंग ड्रैगन की शक्ति उन्हें छूने के लिए बहुत कमजोर थी। थोड़ी देर बाद पेड़ पर पीले पत्ते चमकने लगे। किंग ट्री होली लाइट से जगमगा उठा और किंगीज अक्षर सुनहरे रंग में चमकने लगे। यह एक ईश्वरीय वृक्ष की तरह था जो अपने क्षेत्र में हर चीज को जीवन देता था। सभी ड्रैगन दहाड़ने लगे और अपनी जगह से हिलने लगे। इससे पहले कि वीर समझ पाता कि क्या हो रहा है, किंग ड्रैगन ने अपना सिर जमीन में दबा लिया। किंग ड्रैगन के डूबते ही जमीन पानी जैसी हो गई। वीर और अनुष्का अभी भी ड्रैगन के सिर के ऊपर बैठे थे, इसलिए उन्हें भी जमीन के नीचे ले जाया गया। उनके भूमिगत परिवेश में अंधेरा होना चाहिए था, लेकिन वे एक रोशनी देख सकते थे जैसे कि वह पानी के नीचे चमक रही हो। कुछ सुनहरा सूरज की तरह चमक रहा था, लेकिन वह धुंधला और दूर था। किंग ड्रैगन उस सुनहरे सूरज से बहुत दूर बैठा था। उसने सुनहरे सूरज का सामना किया, अपना ड्रैगन मुंह खोला और एक ड्रैगन गोला बाहर थूका। सूरज ने सुनहरी रोशनी छोड़ी जो ड्रैगन गोले में चली गई। ड्रैगन गोले की चमक बढ़ गई। वीर स्तब्ध था। वह अभी भी इस तथ्य को समझ नहीं पा रहा था कि वे भूमिगत थे। आओ और किंग एयर को सोख लो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अनुष्का ने वीर को याद दिलाया, क्योंकि उसने एक जीन आर्ट बनाया था। जब अनुष्का ने अपनी जीन आर्ट का प्रदर्शन किया, तो सुनहरे सूरज ने उसके शरीर में कुछ सुनहरी रोशनी छोड़ी। उसका रूप अचानक सुनहरे होली लाइट की एक परत से घिरा हुआ था। वीर ने उस सुनहरे प्रकाश को अवशोषित करने की कोशिश करने के लिए स्टोरी ऑफ जीन चलाया। उसने महसूस किया कि कुछ गर्म चीज उसके अंदर घुस रही है, जो उसके अस्तित्व की भावना के साथ मिल रही है, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं था। अपनी घोस्ट बोन शक्ति को परिष्कृत करना तेज होगा। मच्छर के पैर अभी भी मांस हैं, और इसलिए वीर ने उस सुनहरे प्रकाश को जितना संभव हो सके उतना अवशोषित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन एक घंटे के बाद किंग ड्रैगन ने अपने ड्रैगन ओर्ब को वापस ले लिया। उसने दहाड़ लगाई और उन्हें वापस सतह पर ले आया। यहाँ पर्याप्त किंग एयर नहीं है और हमारे पास इसे सोखने के लिए बहुत कम समय है। वीर ने अपना सिर हिलाया। यह किंग ड्रैगन किंग ट्री की बाहरी पहुंच का हिस्सा है। किंग पल्स के करीब पहुंचने और इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको एक किंग ड्रैगन ढूंढना होगा जो प्राथमिक जड़ों से जुड़ा हो, अनुष्का ने कहा। अच्छा, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वीर शुद्ध शक्ति का स्रोत खोजने के लिए तड़प रहा था। आमतौर पर प्राथमिक जड़ें ही ली जाती हैं। अगर हम करीब पहुंच गए तो हमें इसके लिए दूसरों से लड़ना पड़ेगा, अनुष्का ने आह भरी। वीर ने कहा, उनमें से कुछ लोग देरी से आते होंगे। अनुष्का ने अपना सिर हिलाया। यहाँ शक्ति ही वह नियम है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। यदि आपके पास शक्ति है तो आप जो चाहें उसे अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो आपको एक साधारण दाढ़ी का उपयोग करना होगा। आप जो चाहें कर सकते हैं जब तक आप किसी को नहीं मारते। तुम्हारे पिता बहुत ख्याल रखने वाले नहीं हैं। क्या वह बेटियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते? वीर उदास दिखा। नहीं, अनुष्का ने बिना कुछ सोचे उत्तर दिया। वीर ने कहा, इसी स्थिति में हमें जाकर वही लेना होगा जो हम चाहते हैं। फिर वह किंग ट्री के अंदर चला गया। अनुष्का ने कुछ नहीं कहा और वह बस वीर के पीछे चली गई। वे दोनों ड्यूक थे और उनमें से केवल दो ही थे।
प्राइमरी रूट्स में से एक को प्राप्त करना लगभग असंभव होगा। आखिरकार केवल किंग क्लास एलीट्स ही प्राइमरी रूट्स लेते हैं और उनके पास हमेशा रॉयल गार्ड की एक टीम होती है। ऐसे लोगों से जड़ के लिए लड़ना मुश्किल होगा। अनुष्का का युद्ध करने का कोई इरादा नहीं था। वह अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी और देखना चाहती थी कि क्या वह कोई खाली प्राइमरी रूट खोज सकती है। आखिरकार शाही बच्चों को हर दिन वहां जाने की अनुमति नहीं थी और शाही रक्षकों को शाही बच्चों के साथ जाना पड़ता था, इसलिए वे अकेले नहीं जा सकते थे। इसलिए अगर वे भाग्यशाली रहे तो प्राइमरी रूट को खोजना मुश्किल नहीं होगा। वे किंग ट्री के जितने करीब पहुंचे, किंग ड्रैगन उतने ही डरावने होते गए। ज्यादातर किंग ड्रैगन गंदे पीले रंग के थे। कुछ ही देर में उन्हें एक किंग ड्रैगन मिला जिसके पास गोल्ड स्केल्स थे। वह बस जमीन पर आराम कर रहा था। यह एक प्राइमरी रूट का किंग ड्रैगन है। अनुष्का खुश थी क्योंकि कोई और गोल्ड स्केल्स का उपयोग नहीं कर रहा था। यह स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया था। वीर और अनुष्का सावधानी से गोल्ड किंग ड्रैगन के ऊपर बैठ गए। हालांकि गोल्ड किंग ड्रैगन अभी भी सो रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसने उनकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। वे दोनों बस उसके सिर पर बैठ गए। इन किंग ड्रैगन ने अभी अभी कुछ किंग एयर सोख ली है। वे कुछ समय तक वापस जमीन में नहीं जाएंगे, इसलिए चलो यहीं इंतजार करते हैं। अनुष्का का मूड अच्छा था और वह वीर की ओर देखकर मुस्कुराई। वीर और अनुष्का ने कुछ घंटे गोल्डन किंग ड्रैगन के ऊपर इंतजार किया। जब कुछ लोग उनके पास आए तो किंग ड्रैगन अभी भी भूमिगत नहीं हुआ था। इससे अनुष्का को काफी घबराहट महसूस हुई। चूंकि वीर की आंखें अनुष्का से बेहतर थीं, इसलिए उसे ठीक से पता था कि कौन आ रहा है। यह दृश्य देखकर उसकी भौहें तन गईं। समूह का लीडर कोई और नहीं बल्कि राजकुमार 14 कनिष्क था। उसके पीछे चलने वाले लोग उसके शाही रक्षक थे। वे 4 थे, 2 लेन रेस के, 1 घाना और 1 एक्सट्रीम किंग की महिला। चारों पहरेदारों का आभास डराने वाला था। वे कम से कम किंग क्लास के तो जरूर थे और उसके ऊपर महिला एक्सट्रीम किंग वीर से परिचित थी। हालांकि जब वीर ने करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में उसे नहीं जानता था। भाई 14, जब अनुष्का ने कनिष्क को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह कनिष्क से मुकाबला करने के लिए बहुत कमजोर थी और वह यह जानती थी। अनुष्का उनके पास गई और झुककर प्रणाम किया। नमस्कार भाई 14। कनिष्क ने अनुष्का की ओर देखा। उसने हाथ हिलाया। चूंकि अब तुम्हें किंग्स गार्डन में प्रवेश मिल गया है, इसलिए तुम मेरे लिए सिर्फ एक प्रतियोगी हो। तुम्हें इतना विनम्र बने रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद कनिष्क ने उसके कंधे पर नजर डाली। उसकी आंखें बमुश्किल वीर पर पड़ी और फिर अनुष्का के पास लौट आई। उसने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन तुम मेरी छोटी बहन हो। एक बड़े भाई के रूप में मुझे तुम्हें धमकाना नहीं चाहिए। इन 4 नाइट्स में से किसी एक को चुनो। अगर तुम उनके एक वार को झेल सकती हो तो तुम इस प्राइमरी रूट किंग ड्रैगन को रख सकती हो। भाई 14, तुम मजाक कर रहे हो। अगर तुम इसे चाहते हो तो इसे ले लो। हम जाकर दूसरा किंग ड्रैगन ढूंढ सकते हैं। अनुष्का ने सिर झुकाया और जाने के लिए तैयार हो गई। कनिष्क ने आगे बढ़कर अनुष्का का हाथ पकड़ लिया। वह मुस्कुराया और अपने दांत दिखाए। बहन अनुष्का, अपने आप को इतना छोटा मत समझो। तुम किंग्स गार्डन में हो। तुम थोड़ी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बच नहीं सकती। तुम्हें जल्द से जल्द इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन चिंता मत करो, भाई 14 तुम्हारा किंग ड्रैगन नहीं चुराएगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम समझो कि किंग्स गार्डन में तुमसे कैसे बचने की उम्मीद की जाती है। अनुष्का ने जबरदस्ती मुस्कुराहट बिखेरी। धन्यवाद भाई 14। हालांकि मैं अपनी सीमाओं को लांघने की हिम्मत नहीं करती। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती और मैं यहाँ एक स्थिर अस्तित्व को ज्यादा पसंद करूंगी। यह ठीक है। हारे या जीतें, आप इस प्राइमरी रूट किंग ड्रैगन को पा सकते हैं। कनिष्क अभी भी उसकी बाह पकड़े हुए था जब वह उससे बात कर रहा था। कनिष्क जैसे राजकुमार के लिए एक प्राइमरी रूट किंग ड्रैगन कुछ भी नहीं था। अगर वह इसे नहीं लेता तो उसके लिए दूसरा ढूंढना आसान हो जाता। कनिष्क वीर के कारण अनुष्का को इस स्थिति में आने के लिए मजबूर कर रहा था। वह वीर को यह बताना चाहता था कि अनुष्का का अनुसरण करना एक बड़ी गलती थी।
वीर ने देखा कि कनिष्क ने अनुष्का की बाह पकड़ ली है और उसे वहीं पर पकड़े हुए है। इसलिए वह आराम से आगे बढ़ा और कनिष्क को प्रणाम किया। यदि आप जोर देते हैं राजकुमार 14, तो मैं अपनी क्वीन के लिए ऐसा करने को तैयार हूं। अनुष्का कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन कनिष्क ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया था। तुम वाकई नाइफ क्वीन के छात्र हो, बहुत बहादुर। मैं तुम जैसे बहादुर व्यक्तियों की बहुत प्रशंसा करता हूं। कृपया मेरे बगल में खड़े 4 गार्डों में से किसी एक को चुन लो। चाहे तुम हमले का सामना करो या नहीं, तुम फिर भी इस किंग ड्रैगन को अपने पास रखोगे। उसके बाद कनिष्क ने अपनी कंपनी के 4 गार्डों की ओर रुख किया। वीर नाइफ क्वीन का छात्र है। मैं नाइफ क्वीन का अच्छा दोस्त हूं। तुम लोग उसके छात्र को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए कृपया अपनी शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल न करें। ठीक है। वीर ने चारों गार्डों को देखा और झिझकते हुए एक्सट्रीम किंग की महिला गार्ड के पास गया और कहा, अगर आप चाहें तो रेड स्लीव, उसे बहुत चोट मत पहुंचाना। कनिष्क ने महिला गार्ड से दृढ़ता से कहा। हाँ, महिला गार्ड ने जवाब दिया। वह कनिष्क के सामने चलकर सीधे वीर के सामने खड़ी हो गई। मैं वीर हूं। आपका नाम क्या है? वीर ने महिला गार्ड का अभिवादन किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन सा गार्ड चुना। वहां मौजूद हर एक गार्ड उससे ऊंचे स्तर का था। उसने उसे सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि उसे लगा कि वह जानी पहचानी है। उसे बस यह याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे पहले कहाँ देखा होगा। ऐसा करके उसे उम्मीद थी कि वह अपनी याददाश्त को ताज़ा कर सकेगा और अपने परिचित होने की भावना की पुष्टि कर सकेगा। रेड स्लीव, महिला गार्ड ने संक्षेप में उत्तर दिया। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और कहा, अगर तुम बिना गिरे मेरा मुक्का झेल सकते हो तो तुम जीत जाओगे। उसके बाद मुट्ठी रोशनी से चमकने लगी। रोशनी मून की तरह थी और जहां भी मून चमकता था, अंतरिक्ष का ताना बाना मुड़ जाता था। वीर ने अपना शरीर थोड़ा सा हिलाया। उसे लगा जैसे उसके आसपास का क्षेत्र खिंच रहा है। अपना शरीर हिलाने के बाद वह अभी भी वहीं था जहां वह था। स्पेस पावर्स, वीर चौंक गया। रेड स्लीव की मुट्ठी उसकी ओर तेजी से बढ़ी। ऐसा लगा जैसे मून गिर रहा हो। वीर आगे बढ़ा, लेकिन उसकी शक्तियां उसे अपनी जगह पर जकड़ती हुई लग रही थीं, और वह मून उसके करीब आ रहा था। वीर ने आंखें सिकोड़कर उस आने वाले मून को देखा। अगर वह बच नहीं सकता था तो वह बच भी नहीं सकता था। उसने मुट्ठी उठाई और मून की ओर मुक्का मारा। अनुष्का बीमार लग रही थी। रेड स्लीव एक किंग क्लास एलीट थी। वह शायद हाफ डिफाइड भी हो सकती थी। दूसरी ओर वीर अभी अभी ड्यूक बना था। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह रेड स्लीव से इस तरह से नहीं लड़ सकता था। अनुष्का को अच्छी तरह पता था कि कनिष्क इन सब नाटकों के साथ क्या करने जा रहा है। अगर वीर ने यह मुक्का खाया तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा अगर वह तुरंत मारा नहीं गया। फैंग! उस समय रेड स्लीव की मुट्ठी वीर की मुट्ठी से टकराई। मून कांच की तरह टूट गया और आसपास का स्पेस भी टूट गया। वीर के शरीर के चारों ओर वास्तविकता में दरारें पड़ गईं। अनुष्का दंग रह गई। उसे यकीन था कि रेड स्लीव किंग्स गार्डन के अंदर किसी को मारने की हिम्मत नहीं करेगी, लेकिन महिला ने स्पष्ट रूप से मारने के इरादे से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था। वीर का शरीर स्पेस पावर द्वारा नष्ट कर दिया गया था। जब तक वीर के पास बहुत मजबूत रिवाइवल पावर नहीं होगी, तब तक उसे समय के साथ ठीक होने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब जीवित रहना संभव नहीं था। वीर का शरीर फट गया। फिर उसका शरीर पानी की तरह फट गया और हर जगह बिखर गया। लेकिन फिर वीर की एक और छवि ठीक उसी जगह दिखाई दी जहां वह पहले खड़ा था। वह बिल्कुल सही हालत में था और वह बस वहीं खड़ा था। जिस वीर को मून ने नष्ट कर दिया था, वह बस मून तकनीक का उपयोग करके बनाया गया एक डुप्लीकेट था। मैं बेकार हूं। कृपया मुझे सजा दो, मेरे राजकुमार। रेड स्लीव भयभीत दिखी। उसने माफी मांगने के लिए कनिष्क के सामने सिर झुकाया। वीर की हमशक्ल बनने की तकनीक कमाल की है। इसने मुझे भी धोखा दिया। उस स्थिति में मैं यह उम्मीद नहीं कर सकता था कि तुम इसे समझ पाओगे। कनिष्क ने अपना हाथ हिलाया और उसे पीछे हटने का इशारा किया। वह वीर की ओर मुस्कुराया। तुम अपने टीचर से बेहतर हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम नाइफ क्वीन के छात्र हो।
मैं तुम्हारे टीचर के बहुत करीब हूँ। अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम मुझसे मिलने आओ। उसके बाद कनिष्क ने अनुष्का से कहा, बहन अनुष्का, मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतने अच्छे रक्षक को भर्ती करने में कामयाब रहीं। आप इस प्राइमरी रूट किंग ड्रैगन को ले सकती है। मैं दूसरे की तलाश करने जा रहा हूँ। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। कनिष्क के चले जाने के बाद अनुष्का ने वीर से कहा, यह बहुत जोखिम भरा था। तुम लगभग मर ही गए थे। मैं ठीक हूँ, है ना? वीर हंसा। जैसे ही उसने अपनी नजर वापस कनिष्क की ओर घुमाई, उसके चेहरे पर गहरी सोच का भाव उभर आया। कनिष्क अपने 4 गार्डों को साथ लेकर चला गया। उसने रेड स्लीव पर कड़ी नजर डाली और कहा, तुम्हें किसने बताया कि तुम वीर पर जानलेवा हमला कर सकती हो? शायद हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर सकते हैं कि नाइफ क्वीन ने आपके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन ड्यूक आपकी इच्छाओं की अवहेलना करेगा। मैं बस एक उदाहरण देना चाहती थी कि जो कोई भी आपका विरोध करने की हिम्मत करता है, उसके साथ क्या हो सकता है। रेड स्लीव ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। ऐसा दोबारा मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कनिष्क ने ठंडे स्वर में कहा, और फिर उसने कहा, यह सौभाग्य की बात है कि तुम उसे नहीं मार पाई। मैं भी इतना नहीं कर सकता कि तुम्हें किंग्स गार्डन में किसी की हत्या के लिए माफी मिल जाए। मैं लापरवाह हो गई थी। कृपया मुझे सजा दीजिए। रेड स्लीव ने जल्दी से सिर झुकाया। जो भी हो, बस ऐसा दोबारा मत करना। कनिष्क ने अपना हाथ हिलाया और दूसरे प्राइमरी रूट किंग ड्रैगन की खोज शुरू कर दी। क्योंकि प्राइमरी रूट किंग ड्रैगन हर बार अलग अलग स्थानों पर दिखाई देते थे, इसलिए शाही बच्चों को हर बार जब वे प्रशिक्षित करना चाहते थे तो उन्हें एक नया किंग ड्रैगन खोजने के लिए मजबूर होना पड़ता था। एकमात्र अन्य विकल्प किंग ड्रैगन को कभी नहीं छोड़ना था, तब भी जब पेड़ सुनहरी रोशनी नहीं छोड़ रहा था। वीर और अनुष्का अपने मुख्य मूल किंग ड्रैगन के ऊपर वापस चढ़ गए। वे वहां भूमिगत होने के एक और मौके का इंतजार करने लगे। सौभाग्य से केवल शाही बच्चों को ही किंग्स गार्डन में जाने की अनुमति थी और उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। किंग बाई के केवल 100 बच्चे थे। वीर और अनुष्का को कुछ किस्मत मिली। कनिष्क के अलावा उन्हें किसी और शाही बच्चे से मुलाकात नहीं हुई। अगले 10 घंटों तक कोई नहीं आया और वीर ने सोचा कि उनकी ट्रेनिंग आसानी से चल सकती है। लेकिन तभी उसने देखा कि कोई तेजी से उसकी ओर उड़ रहा है। मोबीन, वीर ने उस आदमी के अचानक सामने आने से चौंकते हुए कहा। यह वही आदमी था जिससे वह स्पेस स्टेशन में मिला था। मोबीन स्पष्ट रूप से वीर से मिलने आ रहा था। अनुष्का ने जब उसे आते देखा तो वह डर गई, लेकिन तब तक भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वीर, जब मैंने कहा था तब तुम क्यों नहीं आए? मोबीन हवा में लटका रहा और वीर को घूरने लगा। मैंने कभी आने के लिए हामी नहीं भरी, वीर ने बोलते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए। जब मोबीन ने वीर की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक भी मांसपेशी नहीं हिली। उसके चेहरे पर पत्थर की तरह स्थिरता थी, जिससे उसका चेहरा बहुत ही पोकर जैसा हो गया था। इसी स्थिति में क्या तुम और मैं यहीं लड़ सकते हैं? मैं अनुष्का का रक्षक हूँ, कोई स्टेडियम का ग्लैडिएटर नहीं। मैं स्वीकार नहीं करूंगा। वीर की बात पूरी होने से पहले ही मोबीन ने उस पर नाइफ तान दिया। शटा, क्या एक्सट्रीम किंग में हर कोई इतना नासमझ है? वीर ने मोबीन के प्रहार को रोकने के लिए घोस्ट टीथ नाइफ निकाला। क्लैंग, नाइफ आपस में टकराए। मोबीन नीचे की ओर वार कर रहा था, जबकि वीर ऊपर की ओर वार कर रहा था। पर्पल और व्हाइट नाइफ की धारें एक दूसरे से टकराईं। नाइफ की धारें टूट गईं और हर जगह फैल गईं। क्योंकि वीर किंग ड्रैगन के सिर के ऊपर खड़ा था, टूटे हुए नाइफ एयर ने प्राइमरी रूट किंग ड्रैगन को मारा और सोए हुए बीस्ट को जगा दिया। प्राइमरी रूट किंग ड्रैगन दहाड़, उसका शरीर ऊपर उठा और उसके सिर को हिलाने पर उसके सुनहरे ड्रैगन के तराजू हिलने लगे। प्राइमरी रूट किंग ड्रैगन अपनी शक्ति को मुक्त नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति भी भयानक थी। उसके सिर को हिलाने की शक्ति स्पेस के फैब्रिक को तोड़ने में सक्षम थी। इसने टेलीपोर्टेशन और शैडो इफेक्ट पैदा किया, जिससे उसके सिर की छवियां पीछे छूट गईं। वीर, मोबीन और अनुष्का को बाहर निकाल दिया गया। मोबीन को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। उसने फिर से हवा से वीर पर वार किया। उसका नाइफ बर्फ जैसा था। ब्लेड बहुत ठंडा था,
लेकिन उससे निकलने वाली शक्ति बहुत कम लग रही थी। इससे बर्फ जैसी शक्ति नहीं निकलती थी। यह बहुत अजीब था। वीर के गोस्ट टीथ नाइफ ने मोबीन के नाइफ पर 2 बार वार किया और उनमें से किसी को भी दूसरे पर कोई फायदा नहीं हुआ। प्राइमरी रूट किंग ड्रैगन ने दहाड़ते हुए उन्हें भस्म करने की कोशिश की। वीर ने अपने पंख फड़फड़ाए और टेलीपोर्ट हो गया। वह उस गुस्सैल प्राइमरी रूट किंग ड्रैगन से दूर जाना चाहता था, लेकिन मोबीन बिना किसी परवाह के उसके पीछे भागा। मोबीन उसका पीछा करता रहा और किंग ड्रैगन उन्हें खाने की कोशिश करता रहा। इससे वीर को गुस्सा आ गया। उसने अपनी जेड स्किन और ब्लरपल्स सूत्र को पूरी ताकत से इस्तेमाल किया। उसने मोबीन पर ध्यान केंद्रित किया जो उसके करीब आ रहा था और उस पर वार किया। डोंग! मोबीन भी एक ड्यूक था। वीर का वार उस पर पड़ा और वह दूर जा गिरा। वह कुछ हजार मीटर दूर जाकर गिरा और फिर रुक गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि क्यों तुम्हें लोन बैम्बू के बराबर माना जाता है। तुमने मुझे निराश नहीं किया। मोबीन नाराज नहीं था, बल्कि खुश था। वह मुस्कुराया, लेकिन उसका चेहरा बहुत कठोर था। परिणामस्वरूप मुस्कान अजीब तरह से मजबूरी से दिखाई देती थी। जब भी लोग इसे देखते थे तो असहज महसूस करते थे। जब वे बातें कर रहे थे, मोबीन के शरीर से ठंडी सफेद हवा निकली। ठंडी हवा बर्फीली आग में बदल गई, जिससे कोई गर्मी नहीं निकल रही थी। ठंडी आग की लपटों के कारण मोबीन का शरीर उसके सफेद कवच के भीतर पारदर्शी दिखने लगा। वह एक ट्रांसलूसेंट फैंटोम की तरह था। फैंटम गोस्ट किंग बॉडी। वीर, पीछे हटो! अनुष्का वीर के सामने दौड़ी और उसे अपने पीछे खड़ा कर दिया। उसने मोबीन से कहा, भाई मोबीन, तुम एक राजकुमार हो। मेरे रॉयल गार्ड पर इस तरह से हमला करना तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। वीर जैसे लोग तुम्हारे दुश्मन बनने के लायक नहीं हैं। अनुष्का को मोबीन की असली क्षमताएं पता थीं। एक एक्सट्रीम किंग का किंग बॉडी आमतौर पर किंग क्लास में एक्टिवेट होता था। यह एक कारण था कि अनुष्का किंग क्लास का इंतजार कर रही थी। यह बात सभी एक्सट्रीम किंग्स के लिए सच थी, सिवाय मोबीन के। जब वह विस्काउंट था तो उसका किंग बॉडी अवोक हो गया। वह बहुत प्रतिभाशाली था। एक्सट्रीम किंग में, जहां हर कोई इतना अमीर और शक्तिशाली था, वह अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा का धनी था। हालांकि उसे आमतौर पर समान स्तर के विरोधियों को हराने के लिए अपने किंग बॉडी की आवश्यकता नहीं होती थी। अपने फैंटम घोस्ट किंग बॉडी के साथ वह किंग क्लास एलिट्स को चुनौती दे सकता था। चूंकि मोबीन ने वीर के खिलाफ अपने फैंटम घोस्ट किंग बॉडी को एक्टिवेट कर दिया था, इसलिए यह स्पष्ट था कि वह इस लड़ाई को काफी गंभीरता से ले रहा था। किंग्स गार्डन के नियम सभी शाही बच्चों पर लागू होते थे, लेकिन मोबीन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह किंग्स गार्डन के नियम की पूरी तरह से अनदेखी कर रहा था, जिसमें हत्या की मनाही थी। मोबीन की आंखें उत्साह से नाच उठीं। ऐसा लगा जैसे उसने अनुष्का को देखा ही नहीं। उसने वीर को घूरते हुए कहा, आओ, मुझसे लड़ो। क्या यह आदमी पागल है? वीर ने आह भरी। उसे लगा जैसे वह पागलों के लिए चुंबक है। पहले कनिष्क उसे मारना चाहता था, और अब मोबीन। वीर को आश्चर्य हुआ कि क्या उसके शरीर में कुछ खास बात है जो उसे ऐसे पागल व्यक्तियों को आकर्षित करती है। अनुष्का ने कुछ कहना शुरू किया, लेकिन मोबीन पहले से ही नीचे की ओर वार कर रहा था। उसकी नजर में ऐसा लग रहा था जैसे वह मौजूद ही नहीं है। वह वीर पर झपट्टा मारने लगा, लेकिन अनुष्का वीर के सामने खड़ी रही। वह वार झेलने जा रही थी। अनुष्का ने भौहें सिकोड़ी और अपनी मुट्ठी में एक अदृश्य शक्ति को इकट्ठा किया। वह अपना एक्सट्रीम किंग पंच लगाने जा रही थी, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि उसकी कमर के चारों ओर कुछ कस गया है। एक मजबूत हाथ ने उसे पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर खींच लिया। वीर अनुष्का के सामने खड़ा था। उसकी आंखें बहुत साफ थीं और उसका गोस्ट टीथ नाइफ गहरे पर्पल नाइफ ऐसे भरा हुआ था। यह मोबीन के नाइफ से मिलने के लिए उठा। अनुष्का अब वीर के पीछे थी और उसने उसके कंधे के ऊपर से चिल्लाते हुए कहा, सावधान! उसका फैंटोम गोस्ट किंग बॉडी तुम्हारे भौतिक अस्तित्व और तुम्हारी आत्मा के सार दोनों पर हमला कर सकता है। उसे अपने करीब मत आने दो। अनुष्का के ऐसा कहने के बाद मोबीन का नाइफ वीर के गोस्ट टीथ नाइफ पर आ गिरा। मोबीन के नाइफ का कोई भौतिक रूप भी नहीं था। यह वेट के ब्लेड को छेदता हुआ
गोस्ट टीथ नाइफ और टीथ पावर के माध्यम से मोबीन के शरीर को ले गया। वह एक रील गोस्ट की तरह वीर की ओर वार करता हुआ आया। ठंडी ठंडी लौ वीर के हाथ को छूने ही वाली थी। वीर ने अपनी आंखें मूंद ली और अपने पैर हिलाए। अनुष्का को कमर से पकड़े हुए वह दूर चला गया। मोबीन तेज था और उसके हमले कभी नहीं रुके। उसने वीर के पीछे ऐसे वार किए जैसे उसकी त्वचा पर कोई कीड़ा हो। वीर ने पीछे हटने की बजाय मोबीन के नाइफ पर वार किया। अनुष्का उलझन में थी। उस आदमी के पिछले वार देखने के बाद वीर को पता चल जाना चाहिए था कि मोबीन के फैंटोम गोस्ट किंग बॉडी को साधारण हथियारों से चुनौती नहीं दी जा सकती। उसका नाइफ मोबीन के वार को रोक नहीं पाएगा। डोंग! दो नाइफ एक दूसरे के खिलाफ धातु की चीख के साथ टकराए। अनुष्का की आंखें चौड़ी हो गईं, पूर्ण अविश्वास से अभिभूत। मोबीन के फैंटोम गोस्ट किंग बॉडी को अवरुद्ध कर दिया गया था। यह कैसे संभव है? अनुष्का के भीतर सदमे की लहर दौड़ गई। मोबीन के फैंटोम गोस्ट किंग बॉडी को रोकने का वीर का पहला प्रयास पूरी तरह विफल हो गया था, लेकिन इस बार यह काम करता हुआ लग रहा था। मोबीन भी हैरान था, लेकिन आखिरकार वह और भी ज्यादा उत्साहित लग रहा था। उसका नाइफ वीर की ओर ऐसे वार कर रहा था जैसे कोई फैंटोम वर्ल्ड से आया हो। वीर ने अनुष्का को नीचे गिरा दिया और मोबीन के खिलाफ लड़ने के लिए अपने नाइफ स्किल का इस्तेमाल किया। वह लगातार इधर-उधर घूमता रहा और उसने मोबीन के हर वार को रोक दिया। भयंकर लड़ाई ने जल्द ही आसपास के सभी शाही बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वे मोबीन की अजीब शक्ति की गोस्टली गूंज को महसूस कर सकते थे। फैंटम घोस्ट किंग बॉडी की विशिष्ट शैली सुप्रसिद्ध थी और लोग बहुत दूर से ही इसकी उपस्थिति महसूस कर सकते थे। मोबीन फिर से पागल हो गया है। इस बार बदकिस्मत कौन है? वह फैंटम घोस्ट किंग बॉडी बहुत डरावना है। ऐसे बहुत कम पदार्थ हैं जो मोबीन को नुकसान पहुंचा सकें। यहां तक कि कई किंग क्लास के विरोधी भी उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। बेशक, वरना किंग उससे इतना प्यार क्यों करते? बहुत से लोग लड़ाई के नजदीक खड़े थे। वे देखना चाहते थे कि कौन इतना बदकिस्मत था कि मोबीन का ध्यान अपनी ओर खींच पाया। कनिष्क ने फैंटम घोस्ट किंग बॉडी की सक्रियता को महसूस किया और भौहें सिकोड़ लीं। उसने कहा, यह हमारे पीछे से आ रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि अनुष्का ही मोबीन से लड़ रही है? थोड़ी देर बाद कनिष्क ने अपने सुरक्षाकर्मियों को अपने पीछे आने के लिए कहा। यह कौन आदमी है जिसके साथ मोबीन लड़ रहा है? उसका फैंटम घोस्ट किंग बॉडी को रोकने में सक्षम है। कुछ शाही बच्चे पास आ गए थे और वे वीर और मोबीन के बीच चल रही लड़ाई को देखकर चौंक गए। कुछ शक्तियों को फैंटम घोस्ट किंग बॉडी का मुकाबला करने में सक्षम माना जाता था, लेकिन केवल कुछ ही। यह काफी उल्लेखनीय था कि एक ड्यूक जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, फैंटम घोस्ट किंग बॉडी को रोक सकता था। वह मोबीन के खिलाफ भी किसी नुकसान में नहीं दिख रहा था। यह दृश्य काफी असामान्य था। जब कनिष्क ने लड़ाई देखी तो वह भी दंग रह गया। उसने भौहें सिकोड़ी और कहा, रिबेट टीथ नाइफ में काफी विनाशकारी शक्ति है, लेकिन यह फैंटम घोस्ट किंग बॉडी पर बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। वीर फैंटम घोस्ट किंग बॉडी को कैसे रोक पा रहा है? क्या उसके नाइफ में कोई खास एलिमेंट है? अन्य शाही बच्चे भी इसी तरह के विचार सोच रहे थे। केवल अनुष्का और मोबीन को पता था कि वीर का नाइफ वास्तव में फैंटम घोस्ट किंग बॉडी को रोकने में सक्षम नहीं था। जो लोग आए थे वे अंतर को समझने में असमर्थ थे। वीर प्योर टीथ पावर का उपयोग नहीं कर रहा था, इसके बजाय उसने एक और तकनीक को मिलाया था। वह द स्टोरी ऑफ जीन्स की शक्ति से टीथ नाइफ को ईंधन दे रहा था, जो हमेशा के लिए चल सकता था। टीथ पावर अकेले मोबीन को छूने में असमर्थ थी, लेकिन टीथ नाइफ के साथ संयोजन में शाश्वत रूप से ठोस शक्ति फैंटम घोस्ट किंग बॉडी पर प्रहार करने में सक्षम थी। यह ड्यूक कौन है? कई शाही बच्चों ने मुंह खोले हुए देखा। वीर न केवल फैंटम घोस्ट किंग बॉडी को छू सकता था, बल्कि उसकी शक्ति और नाइफ स्किल मोबीन के समान ही अच्छे साबित हो रहे थे। उसकी तकनीक और चालढाल अजीब थी और मोबीन को उससे लड़ने में कठिनाई हो रही थी। वीर की हरकतें बहुत हल्की थीं। गोस्ट टीथ नाइफ ऐसा लग रहा था मानो वह आराम से नाच रहा हो, लेकिन हर कौशल बहुत सटीक और केंद्रित था। इससे मोबीन को ऐसा लगा जैसे वह ज्यादा शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। उसकी नाइफ चलाने की कला रिबेट की कला जैसी दिखती है,
लेकिन जिस तरह से वह चलता है वह अलग लगता है। यह कुछ ऐसा दिखता है जैसा आप स्काई पैलेस में देखते हैं। एक्सट्रीम किंग के पास कई एलिट्स थे, इसलिए उन्हें वीर की कुछ विशिष्टताओं को पहचानने में आसानी हुई। वीर के टीथ नाइफ को अंडर द स्काई नाइफ स्किल के साथ जोड़ा गया था। क्योंकि अंडर द स्काई की खोज अभी अभी हुई थी, स्काई पैलेस में बहुत से लोगों ने इसे अभी तक नहीं सीखा था और इसलिए बहुत से लोगों ने इसे पहले नहीं देखा था। लेकिन ऐसा कहने के साथ लोग यह अनुमान लगाने में सक्षम थे कि यह वास्तव में स्काई पैलेस में पैदा हुआ एक स्किल था। बहुत बढ़िया, यह ड्यूक कहां से आया है? उसके नाइफ चलाने के हुनर बहुत बढ़िया हैं। अगर हम सिर्फ नाइफ चलाने की उसकी क्षमता की बात करें तो मैं कहूंगा कि वह निश्चित रूप से मोबीन से ज्यादा ताकतवर है। इतना शक्तिशाली ड्यूक कहां से आया? मुझे आश्चर्य है कि वह किस शाही बच्चे का रक्षक है। वीर अचानक पीछे गिर गया और गोस्ट टीथ नाइफ को आगे की ओर फेंक दिया। गहरे पर्पल नाइफ सिल्क स्पेस से नीचे तैरते हुए आए, पतले और आधे पारदर्शी। वे एक साथ जुड़ गए और मोबीन को बांधना शुरू कर दिया। मोबीन का शरीर नाइफ के रेशों के बादल में फंस गया था। वह हिल नहीं सकता था और वह हवा में बंधा हुआ था। मोबीन एक बीस्ट की तरह आसमान की ओर दहाड़ता हुआ ऊपर गया और उसकी ठंडी लपटें और भी ऊपर उठ गईं। उसने अपने शरीर से नाइफ के रेशों को काट दिया, फिर पागलों की तरह वीर की ओर दौड़ा। वीर आगे बढ़ा। उसका गोस्ट टीथ नाइफ घुमावदार, सहज तरीके से वार करता हुआ प्रतीत हुआ। हालांकि नाइफ के रेशे मोबीन के चारों ओर दिखाई देते रहे और ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कई मकड़ी के जाले गिर रहे हों। उन्होंने उसके शरीर को जकड़ लिया, जिससे उसकी लड़ने की क्षमता सीमित हो गई। हालांकि मोबीन ने अपने चारों ओर लिपटे नाइफ के रेशों को तोड़ने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाने पर जोर दिया, लेकिन वह वीर तक नहीं पहुंच सका। वह कई बार जाल से बाहर निकला, लेकिन उसे पर्याप्त ताकत जुटाने में कठिनाई होने लगी और जब वह नुकसान उठा रहा था तो वह अपनी शक्ति भंडार को और अधिक खो रहा था। कुछ ही देर बाद मोबीन की ठंडी लौ अस्थिर हो गई। वह बेतहाशा टिमटिमाने लगी, जिससे अर्धपारदर्शी शरीर ठोस लगने लगा। वीर का गोस्ट टीथ नाइफ आगे की ओर धकेल दिया गया। मोबीन का शरीर कसकर बंधा हुआ था और इस बार चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, मोबीन के पास खुद को मुक्त करने की शक्ति नहीं थी। वह अब नाइफ के रेशम को नहीं तोड़ सकता था जिसने उसे जगह में जकड़ रखा था। नाइफ के रेशम ने उसे उल्टा लटकाने के लिए खुद को फिर से तैयार कर लिया था। वह खुद को मुक्त नहीं कर सका। सभी शाही बच्चे जमे हुए लग रहे थे।